नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। किसानों के मसीहा सर छोटू राम की आज जयंती है, लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सर छोटू राम की जयंती एकजुटता दिवस के तौर पर मनाई गई और प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो सांपला में छोटू राम स्मारक पर महापंचायत भी हुई। अब राकेश टिकैत और गुरनाम चंदूनी समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कई पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत ने फिर दोहराया कि अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो इंसान ही नहीं जानवर भी भूखे मरेंगे। अब टिकैत और चंदूनी ने यह साफ कर दिया कि देश भर में महापंचायतों का दौर चल रहा है, इसलिए पश्चिम बंगाल के किसानों के बीच में भी वो जाएंगे। वहीं बंगाल की चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई। करीब 6:30 बजे शुरू हुई बैठक में हरियाणा बीजेपी के कई सांसद जुड़े, लेकिन आंदोलन में और बैठकों के दौर के बीच सवाल यही है और सवाल यह है कि छोटू राम की जयंती पर आज दिखाई किसानों की एकजुटता क्या रंग लाएगी, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि चुनावी राज्यों में किसान महापंचायत के मायने क्या हैं। तीसरा सवाल यह है कि बीजेपी मुख्यालय से क्या समाधान का रास्ता निकलेगा। और आज इन्हीं सवालों के साथ बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी बहस में मेहमानों के साथ चर्चा करें उससे पहले सांपला महापंचायत की कुछ तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। छोटू राम स्मारक स्थल पर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राकेश टिकैत ने यह फिर साफ किया कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे वो पीछे नहीं हटेंगे। तो सांपला में हुई महापंचायत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सर छोटू राम की जयंती के अवसर पर इस महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत की भी मौजूदगी थी। साथ ही साथ मंच पर संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेताओं की मौजूदगी साफ तौर पर देखने को मिली। और एक बार फिर से मंच से इस बात को राकेश टिकैत ने दोहराया कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और एक बड़ी बात राकेश टिकैत ने यहाँ पर यह भी कही कि इन कानूनों के लागू होने से इंसान तो इंसान जानवर तक भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, इसलिए यह कानून देश हित में नहीं है और इसलिए इस कानून को किसानों के हित को देखते हुए सरकार को वापस लेना होगा। और ये कहते हुए आज मंच पर जो संबोधित है राकेश टिकैत के द्वारा सांपला में किया गया, ये तस्वीरें हम आपको उसी महापंचायत के दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है वहां पे साफ तौर पर नजर आई। न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर पहुंची, जहां पर उनके द्वारा इस महापंचायत का हिस्सा बनते हुए इन बातों का समर्थन किया गया। मार्केटिंग बनी है मंडियां, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को 18 विभाग देखते हैं भारत सरकार के, उसके 18 मंत्री हैं और जिस विभाग के 18 मिनिस्ट्री होगी तो उसका यही हाल होता है। हमने भारत सरकार को पिछले 10 साल से कह रहे कि आप एग्रीकल्चर कैबिनेट बनाओ, उसमें जो 18 मंत्रालय है मिनिस्ट्री वे उसमें आएगी और जब भी एग्रीकल्चर की बात हो तो वे तो अधिकारी बैठे या उनके मिनिस्ट्री बैठे और कोई भी पॉलिसी तय हो तो उस सबके बीच में पॉलिसी तय हो। जैसे अगर दालों की यहाँ पर कमी होगी तो विदेश मंत्रालय ने एग्रीकल्चर या फूड मिनिस्ट्री से नहीं बुझा और विदेश से दालें यहाँ पर मंगा ली। तो जब तक ये कंसर्न अधिकारी सारे नहीं बैठेंगे तो किसानों का भला नहीं हो सकता। बैंकिंग भी उसमें आएगा। 1 लाख रुपए अगर केसीसी वाले किसान को जमा करने होते हैं तो 10,000 रुपये वो सोकार से लेता है एक रात के लिए और वो जमा करते हैं तो 300% से भी ज़्यादा का ब्याज देता है किसान। तो ये बैंकिंग वाले भी उसमें आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब होगी, जब यहाँ की कमेटी बन जाएगी हमारी इनकी सबकी और आगे फिर बातचीत होगी तो ये सब कमेटियाँ इन सब मसलों पर बातचीत करेंगी। पूरे देश में जो भी आदमी इस आंदोलन का समर्थन ना करे, वो बीजेपी का हो चाहे किसी और का भी हो, जो हमारे आंदोलन का समर्थन ना करे उसको वोट नहीं देना, बाकी चाहे किसी को दे देना। और रही पश्चिमी बंगाल की बात, भाई अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। पश्चिमी बंगाल वालों को भी, क्योंकि वहाँ भी किसान हैं, वहाँ भी जो उनकी ज़्यादा लोगों की जीविका है वो खेती है और वो भी हमारे भाई हैं और वहाँ भी हम जाएंगे। और जो वोट का है उनको भी हम कहेंगे कि जो हमारा पक्ष के कानून ना बनाए, वो क्या हम उसे वोट डालनी चाहिए? उसे बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से आग्रह किया कि किसानों से बात करके इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालें।
मार्केटिंग बनी है मंडियाँ, ये जो छोटू राम ने बनाई थी। वो किसान नेता थे और जो किसान इतने दिन से बैठे हैं, मेरा सरकार से आग्रह है कि बातचीत शुरू करके इसका समाधान करें और तुरंत जो है किसानों की बात मानें। और सर इसके बहुत लंबा हो गया, ताकि किसान अपने घर लौटें, अपना काम। तो सवाल आज भी वही बरकरार है कि एक तरफ महापंचायतों का दौर चल रहा है, किसान अपनी एकजुटता को लगातार दिखा रहे हैं मंच से, और बार बार किसानों के बीच में जाकर के भी नेता इन बातों को कह रहे हैं कि कानून वापसी से कम पर कुछ मंजूर नहीं। लेकिन उन सब के बीच में आज बीजेपी मुख्यालय में भी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, और उसके मायने क्या समझे जाएं और क्या इसका हल निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल देश के सामने बरकरार है। और आज इसी पर चर्चा एक बार फिर से करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर संजय शर्मा जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर संजय शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है इनेलो के। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत है। राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जादौन जी, आपका भी स्वागत है। और आशीष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। आशीष यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय शर्मा जी, आज आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। एक तरफ तो मुख्यालय पर महत्वपूर्ण बैठक इस समय चल रही है, अमित शाह के साथ भी, और जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन आज महापंचायत में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हुई है सर छोटू राम की जयंती पर, कि कानून वापसी जब नहीं करेंगे उससे कम पर हमको कुछ भी मंजूर नहीं है, और ये कानून आपको वापस लेना ही होगा। इसलिए एकजुटता का परिचय एक बार फिर से किसानों ने आपको दिखाया है। कैसे निकालेंगे समाधान? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर, इस चैनल के माध्यम से दीन बंधु किसान मसीहा सर छोटू राम जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके जन्मदिन पर उनको नमन करता हूं। जहां तक बात आपने बीजेपी के मुख्यालय पर चल रही बैठक का जिक्र किया है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यही सरोकार है कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। उनकी जो भी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि चाहे वो किसान पंचायत के माध्यम से जो बातें कर रहे हैं, या अन्य बातें जो हुई हैं अभी तक सरकार के साथ भी बातचीत के माध्यम से जो हुई है, उस सारे का लबोलबाब ये था कि किसान जब शुरू में एमएसपी और मंडियों के माध्यम से अपनी बात को रख रहे थे कि ये खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब अंत आते आते 11वें दौर की बैठक के बाद या तीसरे चौथे दौर की बैठक के बाद ये विषय आ गया था कि 3 कानून जब तक वापस ना हो। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी और भारत सरकार ने भी, आदरणीय कृषि मंत्री जी ने कह दिया कि हम बातचीत के द्वारा सारी बातों का समाधान करते हैं, और 1.5 साल से 2 साल तक इस कानूनों को स्थगित करने का भी फैसला केंद्र की सरकार ने किया। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हठधर्मिता के कारण से या कुछ ऐसे राजनीतिक लोगों के इस आंदोलन में घुसपैठ होने के कारण से अब ये एक किसान आंदोलन का मुद्दा किसानों की समस्याओं पर न रह करके एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और बहुत से ऐसे लोग, क्योंकि अभी कल ही जो एक वीडियो वायरल हो रही थी कांग्रेस की एक नेत्री जो जींद से 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हमें बड़ी मुश्किल से मुद्दा मिला है, कांग्रेस तो देश में समाप्त हो गई थी और अब हम सब लोगों को जाकर के किसानों को शराब और बाकी सब सामग्री उपलब्ध करा के इस आंदोलन को जिंदा रखना है। तो इस सबसे ये बात समझ में आती है कि ये किसानों का आंदोलन था, पवित्र आंदोलन था, लेकिन जैसे 26 जनवरी में कुछ लोगों ने घुसपैठ कर करके देश के जो सबसे ऊंचा स्थान है लाल किले को मिला हुआ, प्रत्येक उसकी प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, उसके ऊपर किसी अन्य निशान को फहराया गया। चाहे इस लेकिन संजय शर्मा जी, समाधान कैसे निकालेंगे? क्या बीजेपी मुख्यालय से निकलेगा समाधान? और ये बड़ा लंबा समय हो गया, 83-84 दिन हो गए, किसान उसी बात को बार बार दोहरा रहा है। अब समाधान की ओर बढ़ेंगे कैसे? ये एक बड़ा सवाल बरकरार है देश के सामने अभी भी, क्योंकि आप फायदे गिनाते हैं, वो कहते हैं आप वापस ले लीजिए, इससे ज्यादा कुछ दिखता नहीं है इसके बीच में। देखिए, जो अंदेशा फैलाया जा रहा है, जो इस तरह से काल्पनिक बातें खड़ी की जा रही हैं कि इस कानूनों के कारण से किसानों का ये बुरा हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं। अगर देश का किसान पिछले 70 साल से, जब से देश की आजादी हुई है, अगर उसके जीवन में सुधार नहीं आया उस परंपरागत कानूनों के कारण से या परंपरागत खेती के कारण से, तो स्वाभाविक रूप से उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। और उसको परिवर्तन करने के लिए किसानों के हित में कुछ कानून लेकर के आने पड़ेंगे। सरकार तो है ही है, लेकिन बाजार को भी उनकी फसल को खरीदने के लिए लेकर के आना पड़ेगा। एक उत्तम क्वालिटी की फसल किसान पैदा करे और उसको लाभकारी मूल्य उसका मिले,
ये सरकार की मंशा है, तभी तो हम चाहते हैं कि नहीं, लेकिन ये आप चाहते हैं ना, किसान अगर चाह रहा होता तो किसान आपके समर्थन में खड़ा हो गया होता ना। बात तो वही है ना कि जिसके फायदे की आप बात कर रहे हैं वही कह रहा है कि हमको नहीं चाहिए। इसलिए कि किसानों को झूठ वो परोसा गया, किसानों को झूठ बोला गया, इस तरह की बात बार बार कही गई कि इस किसान से नहीं, मंडियां- ये बड़ा लंबा समय हो गया। झूठ होता तो शायद वो पर्दा अब तक हट जाना चाहिए था ना। सवाल इसी बात का ना कि वो बरकरार हैं आज भी उसी स्टैंड पर। आशीष यादव जी, उम्मीद क्या नजर आ रही है? सवाल मैं आपसे कई बार ये पूछ चुका हूं, लेकिन फिर मुझे मजबूरी में वही पूछना पड़ता है क्योंकि कुछ बनता हुआ, आगे रास्ता बनता हुआ या कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नजर नहीं आता दोनों ही तरफ से। उम्मीद क्या कर रहे हैं आप? आयुष जी, मैं आपको बताऊं, मैं एक पिछली घटना पे आपको ले जाना चाहता हूं। जब महेंद्र सिंह टिकैत थे और उत्तर प्रदेश में सरकार थी बीजेपी की और राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय टिकैत साहब धरने के लिए ऐलान किया और धरने के लिए वहां से चल दिया और मुख्यमंत्री जी बोले कि इन किसानों को कोई नहीं रोकेगा, ये देश के अन्नदाता हैं, इनको हमारे आवाज से आने दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने अपने आवाज से बुलाया और उनको रोटी खिलाई, खाना खिलाया और उनका स्वागत किया और उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं को हल किया। तो उसके बाद किसान चला गया। आज समस्या आप देख रहे हैं कि 83 दिनों से किसान सरकार के दरवाजे पे जाकर के बैठी है और सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। 11 दौर की जो बात हुई उसमें बात नहीं बनी। हालांकि हम लोग भी बात करने के लिए तैयार हैं, पर सरकार हठ धर्मिता पे लगी हुई है कि हम आपको ये कानून देके रहेंगे। किसान को जब कानून नहीं चाहिए तो ऐसी कौन सी मजबूरी है भाजपा सरकार को कि वो कानून जबरदस्ती हमारे ऊपर जो है थोप रही है। हमें जब कानून चाहिए, आप हमसे बात कीजिए, हमारे नेताओं से बात कीजिए, भारत के किसानों से बात कीजिए। नहीं तो आशीष जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही एक बड़ा रोड़ा बन रहा हो? चूंकि अभी आपने महेंद्र सिंह टिकैत का जिक्र किया, कोई सर्वमान्य नेता ना होने की वजह से तो नहीं है कि पेच फंस रहा है? क्योंकि एक शख्स कोई अगर हो तो उसकी बात सर्वमान्य हो जाए। अब 40 तो आपके संगठन के अंदर नेता हैं, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आए, सबकी सहमति सारी बातों पर एक साथ हो जाए, ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या कमी खल रही है महेंद्र सिंह टिकैत जैसे एक नेता की? संयुक्त मोर्चा वहां पे बना हुआ है और संयुक्त मोर्चा पूरा जो है फैसला लेता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता या प्रधानमंत्री उस धरने पे आते और किसानों के साथ में वार्ता करते और वहीं पे मामला समाप्त हो जाता। कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के, इतने किसान शहीद हो चुके, कोई भी किसान, कोई भी जो है भारतीय जनता पार्टी का नेता उनको जो है मौन धारण करने के लिए भी नहीं कहा और ना उनके लिए कोई ट्वीट किया, ना उनके लिए कोई दो शब्द बोला। मतलब कितनी बड़ी बात है कि मतलब इनके डायरी में किसान शब्द है ही नहीं। मतलब जो पहले किसान की बात करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, हमारी सरकार आएगी तो 450 रुपये गन्ने का, यही लोग धरना प्रदर्शन करते थे कि किसानों के लिए गन्ने मूल्य इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पर आज यही सरकार हमें समझ में नहीं आ रही, जिस सरकार को भारत के किसानों ने बनाया है उस सरकार ने जो है किसानों की क्या दुर्दशा कर दी है। गर्ग साहब, क्या कहना चाहेंगे आज आप? संजय शर्मा जी बहुत सीनियर मेरे साथी है, उन्होंने एक बात कही कि सरकार इस 3 कृषि कानून को 1.5 साल के लिए स्थगित करने के लिए तैयार है। मेरी एक ही राय थी, जब सरकार 1.5 साल के लिए स्थगित कर सकती है तो जब तक किसान और आड़ती संगठनों से फाइनल ना हो तब तक ये 3 कृषि कानून देश में लागू नहीं होने चाहिए। सबसे मोटी बात ये है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये सर छोटूराम जी ने ये मंडियां जो है मार्केटिंग बोर्ड बनाकर हरियाणा में देश के अंदर मंडियां का काम चालू किया था। ये जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई है, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, 3 कृषि कानून सारा पढ़ लो, उसमें एक भी कोई लाइन ऐसी बता दे जो किसान व आड़ती के हित में इसमें कानून बना हो। इसमें कई कानून ऐसे हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। इसके अंदर क्या है, स्टॉक सीमा आप खत्म कर रहे हो। स्टॉक सीमा खत्म करने का मतलब पूरी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, अनाज की जमाखोरी को बढ़ावा देना। जिस प्रकार सब्जी फलों का स्टोरेज करके 10 गुना रेटों में, मैं 10 गुना बता रहा हूँ, 10 गुना मतलब ये है 3 रुपए किलो वाला आलू 30 रुपए किलो,
4 रुपए किलो वाला टमाटर 80 रुपए किलो। मतलब ऐसी स्थिति है, स्टोरेज करके बड़ी बड़ी कंपनियां जनता को लूटने का काम करेंगे। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अभी तक 3 कृषि कानून लागू नहीं हुए। केंद्र सरकार कहती है 1.5 साल के लिए हम इसको सफेद कर देते हैं। इससे पहले ही, यानी कि 1 साल पहले ही सैकड़ों एकड़ के अंदर अडानी अमानी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने वेयर हाउस बना लिए हैं। उदाहरण तौर पे, प्रूफ तौर पे, पानीपत के अंदर सैकड़ों एकड़ में वेयर हाउस बन चुका है। बड़ी बड़ी टंकियां, टैंक उसके अंदर लग चुके हैं। इस प्रधानमंत्री क्यों जिद्दी कर रहे हैं, केंद्र सरकार क्यों जिद्दी कर रही है? जब देश का किसान नहीं चाहता, आड़ती नहीं चाहता, मजदूर नहीं चाहता, तो क्यों जबरन आप कानून थोप रहे हो? और 83 दिन हो गए आयुष, 83 दिन 83 दिन से अभी तक सरकार जो है इस समस्या का समाधान नहीं कर पाई है। वैसे तो हो गए इसको समझो 10 महीने। 5 अप्रैल 2020 को ये सरकार 3 कृषि कानून के अध्यादेश लेकर आई थी, जबकि पंजाब के अंदर तो ये 6 महीने से आंदोलन चल रहा है लगातार। जो राष्ट्रीय स्तरीय आंदोलन जिसको हम कह सकते हैं, 83 दिन से लोग किसान सड़कों पर है। कितने लोग, कितने किसान इसके अंदर मतलब शहीद हो चुके हैं, अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। आप अचंभा देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, एक शब्द भी उन्होंने किसान जो शहीद हुए उनके शोक के अंदर नहीं बोला। और चलिए गर्ग साहब, इसका जवाब मैं संजय जी से ले लूंगा। ठीक है, अमनदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमनदीप केसरी जी, क्या कहना चाहेंगे आज आप? जी आयुष, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, मैं भाजपा प्रवक्ता की बात सुन रहा था। उन्होंने जब ये माना, उन्होंने कहा कि ये पवित्र आंदोलन था और इसमें बाद में कुछ लोग घुस चुके हैं, तो पहली सवाल तो ये बनता है, जब आपको पता है कि ये पवित्र आंदोलन था तो दूसरे लोगों की सजा आप किसानों को क्यों दे रहे हैं? इन्होंने अपना तर्क दिया कि इसलिए कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया जा रहा कि दूसरे लोग घुस चुके हैं। कांग्रेसियों ने ये कह दिया है, कुछ वामपंथियों ने ये कह दिया है, उन्होंने ऐसी शरारत की है। तो इन सब का आप किसानों से क्या ताल्लुक है? आप किसानों पर इस सारी चीज का गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? ये जवाब उनकी उस बात में है, ये उनके उस तर्क को कुतर्क कर देता है जो वो दे रहे थे कि किसानों का आंदोलन पवित्र था लेकिन बाद में ये अपवित्र हो गया। और दूसरी बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा आयुष, आज इतना लंबे समय हम भी आपके साथ डिबेट पे जुड़े हुए हैं, अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं निकला। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो केंद्र के अंदर विपक्षी दल है, खासकर से जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, ये कानून उन्हीं ने मसौदा तैयार किया था और वो ना तो अपनी बात केंद्र के अंदर विपक्ष में के तौर पर मुख्य रूप से रख पाए और ना ही वो प्रदेश के अंदर रख पाए। आपने देखा होगा विधानसभा के सत्र के अंदर भी कांग्रेसी नेताओं के पास केवल ये कहने के अलावा कि भाई अपनी जिद छोड़ दीजिए, किसान आंदोलन पे है, आप कानून वापस ले लीजिए, उसके अलावा उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं की। जबकि सड़क पर किसान संगठन, सारे किसान एक एक पॉइंट को लेकर के इस काले कानून के बारे में बताया गया। इतने डिटेल में चर्चा हो चुकी है, आपके चैनल पे भी इतनी डिटेल में चर्चा हो चुकी है कि शायद आपको भी मुंह जुबानी इसके एक एक नेगेटिव पॉइंट याद होंगे। लेकिन प्रमुख विपक्षी दल, क्योंकि उसी का मसौदा ये तैयार किया हुआ था जो भारतीय जनता पार्टी आज लेकर के आई है, शायद इसी वजह से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ कि देश के किसान ने खुद अपनी जिम्मेवारी समझी कि ये लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। लेकिन अमनदीप केसरी जी, कांग्रेस तो आप पे ही आरोप लगा रही। कल भी मैं भूपेंद्र हुड्डा को सुन रहा था, वो तो ये कह रहे थे कि भाई आपको अभय चौटाला को तो इस्तीफा देना ही नहीं चाहिए था, उन्होंने इस्तीफा देके गलती की है। और क्या दोबारा से ऐलनाबाद में चुनाव होगा तो क्या अभय चौटाला नहीं लड़ेंगे? आयुष जी, क्या मैं आपके माध्यम से भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहूंगा, क्या सरकार गिरेगी तो तभी गिरेगी ना जब सरकार के समर्थक विधायक उनसे समर्थन वापस लेंगे, तभी गिरेगी ना। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अविश्वास प्रस्ताव लाने से क्या फायदा होगा? जब तक सरकार के समर्थित विधायक उससे समर्थन वापस ना लें तब तक सरकार नहीं गिरेगी। और दूसरी बड़ी बात, केवल मात्र एक ही नेता इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला है जो किसानों के मंच पर जाकर किसानों ने जिनको सम्मानित किया है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और कांग्रेस के मुंह पर करारी शपथ है कि केवल मात्र एक ही नेता को पूरे देश के अंदर 5020 प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, केवल मात्र एक प्रतिनिधि को सम्मानित किया गया है
किसानों के मंच के ऊपर, वो उसका नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है, तो अपने आप में ये एक खलबली पैदा करता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मन के अंदर। और जैसा उनके साथ आज हुआ, ईडी की चार्जशीट दायर हो चुकी है, वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। ये सब उसकी वजह से जो बौखलाहट है वो आपको सुनने को मिल रही है। उसके अलावा कोई भी बात, कोई तर्कहीन बात नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं कि अगर वो क्या चाहते हैं, वो हरियाणा में सरकार मुख्यमंत्री वो बन जाए तो कृषि कानून वापस हो जाएंगे केंद्र के। उनको तो ये करना चाहिए कि भाई इस्तीफा दे करके सभी 31 के 30 विधायकों को हरियाणा सरकार के अंदर प्रेशर डाल देना चाहिए। एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, अपने आप सरकार गिर जाएगी और इससे उसकी वजह से केंद्र सरकार के ऊपर भी प्रेशर आएगा। चलिए ठीक है, राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी, 84 दिन हो गए आंदोलन को चलते हुए, सत्ता पक्ष विपक्ष इसके अलावा किसान सभी की बातों को आप सुन रहे हैं, लेकिन आज आंदोलन जहां पर है, कैसे इसको देख पा रहे हैं और क्या कोई गुंजाइश अभी आपको दिख रही है मौजूदा दौर के अंदर कि समाधान की ओर बढ़े? देखिए, समाधान की तरफ सरकार भी नहीं बढ़ना चाहती, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सरकार के पास कुछ भी नया नहीं है देने के लिए। बातचीत लगातार हो रही है, तो वो प्रपोजल सरकार का जो पहले दिन से था वो आज तक चला रहा है। अब किसान अगर ये मानने को तैयार नहीं है, तो मेरा मानना यह है कि सरकार को एमएसपी के मामले में कुछ किसानों को कानूनी तरीके से भी आश्वस्त करना चाहिए। एक बार सरकार अगर इस तरह की पहल करती है तो कुछ बात आगे बढ़ सकती है। बाकी कानूनों के मामले में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि एकदम उनको तीनों कानूनों को रद्द करने की बात की जाए, लेकिन वो एक किसान फ्रेंडली बनाने का काम किया जा सकता है। और एमएसपी की गारंटी देने में सरकार को तकलीफ क्या है, क्या दिक्कत है? सरकार कहती है हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना मूल्य कर दिया है। जब सरकार ने कर ही दिया है तो उसकी गारंटी देने में क्या परेशानी है? या तो फिर सरकार अगर उसकी गारंटी नहीं देती तो सरकार ने जो किसान के हित के जो पिछले मुद्दे जो कदम उठाए हैं वो भी जो है नाकाम हो जाएंगे, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उनका कोई प्रभाव ही नहीं रह जाएगा। तो सरकार को देखना है ना, सरकार को एमएसपी के मामले में किसान को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहिए। अगर उसमें कानून की बात है तो कानून अगर बनाया जा सकता है तो क्या दिक्कत है? उसमें बाकी कानून अपने तरीके से लागू होंगे और व्यापारी को, दिल्ली को इससे कोई बैरियर का सामना करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं लगता। सरकार को अगर नियत है कि किसान की आय दोगुनी हो, उसको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना मूल्य अगर उन्होंने दे दिया है तो उसको स्थिर करने में सरकार को कानून बनाकर उसको स्थिर कर देना चाहिए। व्यापारिक शक्तियां, बाजार की शक्तियों को देखिए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम भी बनाया गया था। उस समय इसलिए बनाया गया कि कहीं जमाखोरी ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो। अभी भी सरकार को देखिए, कोरोना काल में भी जब लग रहा था कि कुछ चीज़ों की कमी पैदा हो जाएगी मार्केट में, तो सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया। तो सरकार अगर इतनी आश्वस्त थी कि बगैर कानून के काम चल सकता है तो तब उस समय क्यों अप्लाई किया और उसकी लिमिट बढ़ा दी कि इतने लिमिट तक जो है होर्डिंग कर सकेंगे, आप जमा कर सकेंगे, इससे ज्यादा जमाखोरी नहीं होगी। और लॉकडाउन का अनुभव, कड़ा अनुभव सबके सामने है कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से जमाखोरी करने की कोशिश की गई। तो सरकार आखिर इन सब चीजों से जो खुद करती आ रही है उन्हीं से सीखना नहीं चाहती। ये आशंकाएं जो है ये निराधार नहीं है किसान की, उसको एमएसपी पर गारंटी मिलना ही चाहिए। तो सरकार जब तक ये कदम नहीं उठाएगी बात कैसे बढ़ेगी? ये गतिरोध बना रहेगा। डॉक्टर संजय शर्मा जी जवाब दीजिए। ठीक है, विपक्षी तो जो बात कह रहे थे वो कह ही रहे हैं, किसान की अपनी डिमांड है, लेकिन अब तो वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात को कह रहे हैं कि कुछ जो एफर्ट ज्यादा दिखने चाहिए सरकार की तरफ से वो दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि जहां पर हम ये कह सकते थे ना कि जो डेडलॉक हो गया उसके बाद से कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। एमएसपी को लेकर के जो बार बार किसान कह रहा है कि अगर उस पर एक पक्ष आप आगे बढ़ें या कानूनी गारंटी अगर आप उनको दे दें तो शायद बात कुछ बन सकती है। क्यों विचार नहीं हो रहा इस पर? आयुष जी, मैं आदरणीय राजेंद्र जादौन जी की बात पर टिप्पणी करूं उससे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र जो गर्ग साहब ने कहा है, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता होने के साथ साथ व्यापारी नेता भी हैं, और किस तरह से विपक्ष झूठा प्रचार कर रहा है उनकी आज की बात से ही वो साबित हो गया। उन्होंने जो भंडारण के कानून के बारे में चर्चा की, उन्होंने कहा कि आलू 3 रुपए का है और अगर वो 10 गुना 30 रुपए किलो का बिकेगा अगर भंडारण का ये कानून आ गया,
ये बिल्कुल सरासर झूठ है। उस कानून के अंदर लिखा गया है कि आलू प्याज जैसी सब्जियां, उनका रेट अगर डबल हो जाता है, अगर 10 रुपए का आलू है उसका 20 रुपए हो जाता है, लेकिन कानून के अंदर लिखा हुआ है, उसी दिन ये जो दी हुई छूट है वो सरकार वापस ले लेगी। ऐसे ही दलहन और तिलहन पर सरकार ने उस कानून के अंदर लिखा है कि अगर उसका रेट 1.5 गुना हो जाता है, मान लो 40 रुपए की मसूर की दाल है और वो 60 रुपए की हो जाती है, उसी दिन सरकार उसको वापस ले लेगी। ये 10 गुना की बात कहां से आ गई? ये 20-20 गुना की, यानी कि यही झूठ परोस करके किसानों को बरगलाया जा रहा है, जो बड़ी बात है। दूसरी बात, मेरे मित्र अमनदीप जी जो इनेलो के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बात कही है अभय सिंह चौटाला के इस्तीफा के बारे में, और वो जैसे कहते हैं ना उंगली काटकर शहीद होने वाली बात कर रहे हैं। इनकी तो किसानों के प्रति क्या सोच है वो उस दिन दिख गई थी जब वो SYL का पानी लेने के लिए पंजाब में जा रहे थे और अम्बाला में शंभू बॉर्डर के पास सड़क के ऊपर कसियों से खोद करके वापिस आ गए। तो इनकी क्या किसानों के प्रति सोच है वो उसी दिन जाहिर हो गई थी। तो तीसरी बात जो अभी आदरणीय जादौन जी ने कहा, देखिए MSP पे कानून बनाने की एक बड़ी लोकप्रिय मांग है, अनेकों वर्षों से चली आ रही है। सरकार ने अपनी बातचीत में भी और आदरणीय प्रधानमंत्री ने सदन के पटल के ऊपर भी, संसद के अंदर इस बात को कहा है कि MSP थी, MSP है और MSP रहेगी। ये कोई राजनीतिक भाषण उन्होंने किसी रैली के अंदर नहीं दिया, ये उन्होंने देश की संसद के अंदर दिया है, और संसद के अंदर जो बोला जाता है उसका कोई मायना होता है, और सरकार ये लिख करके देने के लिए भी तैयार है, उसकी गारंटी देने के लिए भी तैयार है। लेकिन जब सब बातों पे सहमति होगी तो इस बात को लिख करके भी सरकार दे देगी। किसानों की जो जेन्युइन समस्याएं हैं, जो जेन्युइन दिक्कतें हैं, उसको सरकार ने, जब वो बिजली वाली बात थी, चाहे वो पराली को जलाने वाली बात थी, सरकार ने एक एक बिंदु पे चर्चा कर ली। जैसे एक कहा कि SDM की कोर्ट में फैसला नहीं होना चाहिए, वो कोर्ट में जाने का प्रावधान होना चाहिए, तो सरकार ने मान लिया। तो बिंदु दर बिंदु तीनों कानूनों में जो बात है उसको सरकार किसानों पे चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से राजनीति इसके अंदर घुस गई है, जैसे मेरे मित्र आदरणीय गर्ग साहब ने जो बात कही है, यानी कि झूठ परोस के किसानों को जो बरगलाया जा रहा है, उसके कारण से अब ये किसान आंदोलन पवित्र नहीं रहा। मनदीप जी, ये किसान आंदोलन को इन सब लोगों ने, आप सब लोगों ने हाईजैक कर लिया है। आप इनेलो के नेता भी अब किसानों के मंच पर जा जाकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, और किसान की जो कांग्रेस की नेत्री जिस तरह से उसके जवान से निकला है विद्या देवी जी के कि हम तो शराब तक देने के लिए तैयार हैं, तो अब कहाँ पवित्रता रही है किसान आंदोलन में? और ये सब को केवल कुछ लोग, तुम देश के अंदर 15 करोड़ किसान नहीं, लेकिन डॉक्टर संजय शर्मा जी, ये तो व्यक्ति का हो सकता ना, ये तो इंडिविजुअल। चलिए आपने बताया कि फला कांग्रेस पार्टी का नेता है, दूसरा इनेलो का नेता है, लेकिन किसान की जो मांग है उसको तो आप बता रहे हैं ना कि वो ठीक है, चलिए उस पर आप विचार कर रहे हैं, तो वो तो किसान की ही मांग है ना। आप उनको इंश्योर करके इन नेतागिरी की जो इनके साथ कर रहे हैं, इनके कंधे पे जो रख के बंदूक चला रहे हैं, उसको समाप्त करिए। किसान की बात को मान लीजिए ना, उन नेताओं को मत मानिए, किसानों की बात तो मानिए। मैं कह रहा हूं कि किसान को उसको जो लाभ होने वाला है वो सरकार बता रही है और भारतीय जनता पार्टी बता रही है, लेकिन इस तरह के जो विपक्षी लोग हैं वो झूठ बोल बोल के किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर किसानों का भला होना होता, अब तक ये वही तो सारा सिस्टम चल रहा था इस देश के अंदर। तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कोई सिस्टम को चेंज करके ला रहे हैं, किसानों की भलाई के लिए लेकर के आ रहे हैं ना, ताकि किसान उसको सरकार के साथ साथ, क्योंकि MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, मंडी थी, मंडी है और मंडी रहेगी, क्योंकि देश के लिए जो खाद्य सुरक्षा कानून है उसके आधार पर, MSP के आधार पर सरकार ने उस अनाज को खरीदना है। 80 करोड़ लोगों को सरकार, जो भोजन का गारंटी कानून 2013 में कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी, आपकी गर्ग साहब आपकी ही सरकार लेकर के आई थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि MSP के माध्यम से जो अनाज सरकार खरीदेगी उसको PPL और बाकी जो कार्ड है, APL के कार्ड है, उसके माध्यम से लोगों को सस्ते रूप में वो देगी। तो उसको देने के लिए सरकार हमेशा धान और गेहूं की प्रोक्योरमेंट करेगी, और हरियाणा सरकार ने तो इसके साथ साथ 7-8 अन्य फसलों को भी MSP तय की हुई है। और आपकी जानकारी के लिए, किसानों को अगर मंडी की व्यवस्था के अलावा बाजार व्यवस्था आई है, तो आज सरसों जो उसकी MSP है उससे भी ज्यादा रेट में बिक रही है, कपास जो उसकी MSP है उससे भी ज्यादा रेट में बिक रही है। वो इसी कारण बिक पाई है कि अगर बाजार उसके अंदर शामिल हुआ। अगर सरकार ही MSP पे खरीदती तो उसको वही जो निर्धारित मूल्य है 4600 रुपए का वही मिलता। आज 5000 से ऊपर सरसों बिक रही है, इसलिए बिक रही है क्योंकि उसके लिए बाजार भी उपलब्ध है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसान अपनी फसलों को उसमें कीटनाशक कम डाले, उसके अंदर जो अन्य चीजें हैं वो कम डाले। चलिए आशीष जी से मैं ये समझ लेता हूँ, मुझे लगता है वो किसान है, वो ज्यादा बेहतर बात समझ रहे होंगे। आशीष जी, जब इतने फायदे हैं तो भाई विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, अभी हमने धान लगाया, उसमें 65,000 रुपया खर्चा आया,
और हमारा धान बिका मात्र केवल 33,475 रुपए में। तो बीजेपी सरकार कर रही है कि हम 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। तो दोगुनी कहाँ कर देंगे भाई? हम कौन सा मार्केट में लेके चले जाए? हमारा धान सरकार नहीं खरीद रही है, प्राइवेट व्यक्ति के पास जाते हैं तो 800 रुपया 900 रुपया उसका रेट देती है। तो हम ऐसा कौन सा मार्केट है? हम बाराबंकी चले जाएं, सीतापुर चले जाएं, हम 2 टाली धान अपना लेकर के कहाँ घूमे जा करके? हमें उसका ट्रांसपोर्टेशन का भी तो हमको खर्चा आता है। हमको ट्राली ट्रैक्टर में लाद के ले जाएंगे, वहाँ बिकेगा नहीं बिकेगा। हमारा धान, हमारी सब्जी, हमारा अनाज जो भी है हमारे आसपास, खेत के आसपास में होना चाहिए, 10-5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। उसी के लिए कानून है, मतलब कि हम ये कानून उसी के लिए लाया गया है। जो मंडियां भी हैं, जो सरकारी मंडियां भी हैं यहाँ पे, लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, जो मंडियां भी हैं तो करीबन 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर पे है। और वहां पे जाने पे आप जानते हैं कितना वो टालम टोल बताते हैं कि आज बोरी नहीं है तो हमारे पास अभी मिलर उठाया नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, अभी आप रुक जाइए, अभी आपको नंबर लेना पड़ेगा। मतलब तमाम तरीके की चीजें बताई जाती है। आज भी हमारा ऑनलाइन कराने के बाद कई बार हम सेंटर पे गए, उसके बावजूद भी बता दिया गया कि हमारा तो टारगेट पूरा हो गया 33%। अब आपका धान जो है और कहीं आप दूसरे सेंटर पे बेच लीजिए। अभी 1 हफ्ता पहले की बात है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मतलब कि पेपर में खुद आया कि 1 महीना पहले से ही जो धान खरीदा जाना था फरवरी तक के 1 महीना पहले से ही बंद कर दिया गया। तो सरकार कानून बनने के बाद भी आप देख लीजिए किस तरीके से किसानों की हालत है। अभी आप आलू का देख लीजिए, आलू जब खेत में किसानों से उड़ता है तो कितना सस्ता मिलता है, पब्लिक को भी मिलता है सस्ता। जब खेत से निकल जाता है तब आलू 50-60 रुपया भी किसान, ये आम जनता खरीद के खाई है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। और आज का रेट देख लीजिए, मतलब 400-450 रुपए केवल कट्टे का जो है भाव है आलू का। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के हित में अगर होता तो ये कुछ ना कुछ दिखता। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि 2022 में किस आधार पे भाई हमारी आमदनी दुगनी हो जाएगी। डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, ये भी तो किसान इस्तेमाल करता है। भाई जहाँ पे चीजें महंगी होंगी वहाँ पे सारी चीज महंगी हो जाएंगी। भाई जुताई महंगी हो जाएगी, हमारे खेत का जो खर्चा है वो भी ज्यादा आएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा किसानों के हित के लिए। सरकार जो कह रही है कि हम किसानों के हित के लिए कानून लाए हैं, तो ये किसानों के हित के लिए नहीं है, ये व्यापारियों के हित के लिए कानून है। इसको जितनी जल्दी सरकार समझ जाए तो अच्छा है। अन्यथा जो सरकार कह रही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पंचायतें नहीं हो रही, 24 तारीख को पंचायत कर रहे हैं बाराबंकी में, और मुंडेरवा में 25 तारीख को कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम गांव-गांव जाएंगे, जागरूक करेंगे, आप कर लो पंचायत हम लोग भी कर रहे हैं। आंदोलन होगा, आंदोलन चलेगा, शांतिपूर्वक चलेगा। किसी भी राजनीतिक की व्यक्ति की हमें कोई जरूरत नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति रोटी वो लोग सेके जिनकी सरकार नहीं बनी, जिनकी सरकार बनी उनकी रोटी पकी पकाई वो लोग खाते रहे। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो अपना करें, उनको कोई हम नहीं मना करने वाले, ना कोई और मना करने वाला है। वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। गर्ग साहब, अमनदीप जी की बात का भी जवाब दीजिएगा, और संजय जी ने भी कुछ सवाल खड़े किए थे आपके लिए। आयुष जी, पहले संजय भाई जी ने कहा भाई एमएसपी है और आगे भी रहेगी। मैं मेरे साथियों से स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसे किसान नेता भी बोल रहे थे, आज भी किसान की फसल एमएसपी दामों पर नहीं बिक रही। जैसे उदाहरण दिया नरमा का, बाजरे का, सरसों का। नरमा की आज एमएसपी 5725 रुपए है और किसान का नरमा 5000 में रुल रहा है। सरसों का 4425 एमएसपी है, 3500-3600 रुपए में सरसों रूढ़ी है। और आपको बाजरा जिसकी एमएसपी बाजरे की 2150 रुपए है, वो 1213 बिकी है। और प्रदेश के अंदर बड़ा भारी घोटाला सरसों का, धान का, बाजरा का हुआ। इसके अलावा साथी ने कहा भाई एमएसपी में लाइन है। भाई जब कोई अनाज की कीमत 2 गुना हो जाएगी तो उसके बाद हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। इसका मतलब 120 रुपए किलो वाली दाल आप 240 होने के बाद कार्रवाई करोगे। गेहूं की कीमत आज मान लो 19-20 रुपए है, यानी हम दुगने, वो बड़ी बड़ी कंपनी दुगने रेट में तो बेच सकती है।
यानी 20 रुपए किलो वाले गेहूं 40 रुपए खुद मान रहे हैं, 40 रुपए तक बेचने की उसको पावर है, अधिकार है। आपके सामने मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी मतलब मन की बात करते हैं, अच्छी बात करनी चाहिए, पर प्रधानमंत्री जी को किसानों की, आड़ती की, मजदूरों की मन की बात सुननी भी चाहिए ताकि इसका समस्या का समाधान हो। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ लेकिन गर्ग साहब, अमनदीप जी ने तो बता दिया स्पष्ट तौर पर कि आप लोग तो दरअसल जो विपक्ष की भूमिका है उसी को नहीं निभा पा रहे हैं। यही मसौदा आप लाना चाहते थे और यही बात बीजेपी भी कह रही थी, कह रहे तो आप लोग लाने वाले थे, लेकिन अब तो इनेलो भी यही बात कह रही है कि आप लोग लाने वाले थे और इसको आपको पता है कि इसके अंदर क्या चीजें हैं, इसलिए आप इसका विरोध ही नहीं जता पा रहे हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है इस बात का। कांग्रेस पार्टी ने, मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, इनेलो में साथी के, मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ पहले, जहाँ मेरे साथी ने कहा अबे भाई ने इस्तीफा देकर बड़ा भारी बलिदान किया है। भाई आपने बलिदान नहीं दिया, बैकडोर से आपने बीजेपी सरकार का सहयोग किया है। आप देखिए विधानसभा के अंदर अगर मत का प्रयोग करते हैं उनके विरोध में तो कोई फायदा होता, ये कहते भी आप इस्तीफा दे दो, भाई मैदान खाली छोड़ दो, आप सारे इस्तीफा दे दे तो विधानसभा में कौन सी बीजेपी जज्बा रह जाएगी और कौन रहेगा, कौन किसकी आवाज उठाएगा। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लोगों गुमराह कर एक जना। तो गर्ग साहब अगर ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे होते तो फिर किसान इनको मंच पे बुला करके सम्मानित थोड़ी ना कर देता। उन्होंने चेयरमैन नहीं छोड़ी, क्यों नहीं बुलाया किसी कांग्रेस पार्टी का सम्मान करने के लिए किसी नेता को, चूंकि किसान आपसे भी नाराज है ना। नो किस कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता, नैन कुमारी सैलजा जी, हुड्डा जी, दीपेंद्र जी, सुनील सुरजेवाला जी, सारी टीम हक किसान आंदोलन के सहयोग में जा रही है और पूरा खुला समर्थन कांग्रेस पार्टी को, किसान आंदोलन का, कर्मचारी को, मजदूर को है। मैं खुले तौर पर कहता हूँ, कोई नाटे चीजें नाटे, मैं कहता हूँ भाई हम किसानों के, मजदूरों के, कर्मचारी की, आम जनता के हितैषी है, उनकी दर्द हमारा दर्द है, इसलिए किसान बेतैषी आपको समझ ले, बस इतना ही फर्क है। अमनदीप केसरी जी, चलिए ठीक है, अमनदीप केसरी जी को बोलने देते हैं। अमनदीप जी। आयुष जी, मैं सुन नहीं पाया था इससे पहले गर्ग साहब ने क्या कहा, वो थोड़ा आप संक्षेप में बताइए। गर्ग साहब यही कह रहे हैं कि देखिए ये तो आपने गलत किया, बल्कि आप तो बीजेपी को उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप तो अब उनकी बात उठा नहीं पाएंगे क्योंकि अब आप सदस्य नहीं है, और आप अपनी विधानसभा में भी कैसे इस बात को रखेंगे, वहां तो बीजेपी और जजपा ही अब बचेगी केवल, इसलिए आपने गलत किया है। और दूसरा ये कि आप तो इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपने इस्तीफा दे दिया। आयुष जी, मैं गर्ग साहब को बताना चाहूंगा कि जब 90 विधायक से अविश्वास प्रस्ताव आता है 90 विधायकों को, तो 46 विधायकों की जो है वोटिंग चाहिए, 46 की। अब 89 विधायकों के अंदर केवल 45 की चाहिए। तो भाई अगर एक वोट आप अभय सिंह की वजह से आप कह रहे हैं, तो 45 तो अब भी आपके पास होनी चाहिए ना। आप अब भी 45 से सरकार गिरा सकते हैं। लेकिन असली मंशा ये है, असली मंशा जो है कृषि कानूनों को वापसी की नहीं है कांग्रेस की। असली मंशा केवल ये है कि सत्ता हासिल हो जाए हमें हरियाणा प्रदेश में। क्या कांग्रेस की सरकार पंजाब में नहीं है? क्या कांग्रेस की सरकार राजस्थान में नहीं है? क्या कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो क्या कृषि कानून वापस हो गए आज देश के अंदर? नहीं कर रहे क्या? ये क्या मांग क्या कर रहे हैं? इनको भी इनका चेहरा जनता के सामने बेनकाब होना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, हरियाणा के ये क्या मांग कर रहे हैं? ये किसानों का समर्थन कर रहे हैं या केवल अपना सत्ता भोगने के लिए, सत्ता सुख भोगने के लिए ये प्रयासरत है? और ये आज किसान बात समझ भी चुका है। जिस धरने प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता जाते हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, वहां पे वोटिंग होती है। आपने देखा दीपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं, वहां पर वोटिंग होती है। तो आयुष जी इनकी लेकिन मैं अमनदीप जी ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा इसको समझाइए कि इस्तीफा देना तो ये कैसे समाधान है इस चीज का। मुझे लगता है पुरजोर तरीके से उस बात को उठाया जाए, ये ज्यादा बेहतर है। इस्तीफा देना तो समाधान नहीं हुआ ना, कैसे किसान की बात उठाएंगे आप? जो है, क्योंकि हल तो या तो विधानसभा से या फिर संसद के अंदर ही आपको निकालना है। उसके लिए या तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए होंगे या फिर जो है आपको जो है एमएलए चाहिए होंगे। और अगर वही इस्तीफा देने लग जाएंगे तो फिर सरकार पे क्या आप लोग कैसे इसका हल निकाल पाएंगे? ये मैं समझना चाह रहा हूँ।
आवाज नहीं आई आयुष जी आपकी। अमनदीप जी, मैं कह रहा हूं कि इस्तीफा समाधान कैसा है, कैसे है इस आंदोलन का, क्योंकि जो संस्थाएं हैं वहां पर आप आवाज उठा ही नहीं पाएंगे अगर आप इस्तीफा दे देंगे। देखिए आयुष जी, जब आप आंदोलनरत हैं, आपको डेमोक्रेसी में अपना विरोध जताना है, तो इससे बड़ा विरोध क्या होगा कि जनता के चुना हुए प्रतिनिधि अपनी जनता की आवाज सुन करके, यही तो सिंबॉलिक विरोध है कि जब डेमोक्रेसी की ना विपक्ष की बात सुनी जा रही है, ना चर्चा हुई है, ना किसानों ने कानून मांगा है, तो चुना हुआ जनप्रतिनिधि, विपक्ष का नेता किस तरह से अपनी आवाज उठाया। आपने देखा कि विपक्षियों ने आवाज उठा कर देख लिया है सदन के अंदर, क्या हल निकला उसका कांग्रेस के नेताओं ने। तो इसका तो केवल एक ही मकसद है, आप इस्तीफा देकर किसानों के साथ बैठिए, आइए समर्थन दीजिए। उसी वजह से पूरे विश्व के अंदर सरकार को और एक मैसेज जाएगा कि देखिए चुने हुए विपक्षी जनप्रतिनिधि इस्तीफा देकर के बैठ चुके हैं। इससे बड़ा क्या मैसेज जाएगा, इससे बड़ा आंदोलन को क्या समर्थन मिल सकता है, आप बताइए। यही तो सिंबॉलिक समर्थन है जो आंदोलन को मिलना चाहिए। राजेंद्र जादौन जी, क्या इस्तीफे से समाधान निकल सकता है, और अगर ऐसा है तो फिर विपक्ष को दे देना चाहिए, सामूहिक तौर पर पूरा विपक्ष इस्तीफा दे दे अगर दबाव बनता है इससे। तो चलिए, राजेंद्र जादौन जी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। संजय शर्मा जी जवाब देते चलिएगा। आशीष जी की भी बात का भी, और गर्ग साहब भी जो बात कह रहे थे कि विधायक जो है सरकार को, चूंकि ये बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इस सरकार को अगर जो पावर से बाहर करना है तो विधायक जो इसको समर्थन दे रहे हैं वो इस्तीफा दें। जैसे कि जेजेपी का एजेंडा ये रहता है कि वो किसान समर्थक अपने आप को बताते हैं कि और किसानों पर किसान हित की पार्टी है और किसान आधारित है, तो किसान नेताओं की वो अपील पर उन्होंने एक तरह का मॉरल सपोर्ट किया। इस्तीफे से तो समाधान क्या होना है, और सरकार हो सकता है कि हरियाणा की सरकार ना रहे और तब भी केंद्र सरकार कोई समझौता करने को तैयार ना हो, तो ऐसी स्थिति, ये पेचीदा स्थिति तो है। मैं समझता हूं कि कहीं इस्तीफे जैसी नौबत क्यों आए। सरकार को कुछ फैसला करना चाहिए किसान हित में कि एमएसपी पर कोई फैसला, उनको कॉन्क्रीट जो है कानूनी दायरे में लाके और बातचीत को आगे बढ़ा के कोई समझौता किया जा सकता है। अब ये बहसबाजी के आरोप प्रत्यारोप और इस पर जो है लोग भड़का रहे हैं, वामपंथी आगे, कांग्रेस आगे, तो वो तो आएंगे तभी ना कि जब आंदोलन होगा, और उनको मौका अगर मिल रहा है तो वो पॉलिटिकल लाइन पर तो काम ऐसा तो है नहीं बीजेपी ने आंदोलन नहीं किए, और किसानों के मुद्दे उन्होंने भी उठाए हुए। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल यह है कि अगर आपको ये चिंता है कि किसान जो है सुकून के साथ अपनी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, तो जरूरी है कि आप उसको एक आश्वस्त कीजिए कि एमएसपी उसको निश्चित तौर पर मिलेगा और कानूनन मिलेगा और कोई वायलेट नहीं कर पाएगा। अब सवाल यह है कि अगर सरकार जो है संसद में अगर उसकी घोषणा हो चुकी है और सरकार जारी भी रखेगी, लेकिन वो प्रैक्टिकली अगर बाहर खरीद इतनी हो जाएगी कि मंडी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो एमएसपी की घोषणा का भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। उसको एप्लीकेबल रखने के लिए जरूरी है कि कानूनी दायरे में रहना चाहिए उसको। सरकार को कुछ अपना नजरिया थोड़ा बदलना चाहिए। ये सरकार का पीछे हटना नहीं होगा, बल्कि ये एक सुधारवादी कदम होगा कि हम जो कानून लेकर आए हमने उसमें सुधार कर दिया। तो इसमें सरकार को कहीं ये नहीं है कि सरकार पीछे हटी और उसको डैमेज कंट्रोल करना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं। पॉजिटिव नजरिया यही है कि एमएसपी को ठीक से कानूनी दायरे में लाके और बातचीत को आगे बढ़ाई। राजेंद्र जादौन जी, आपने बड़ी बात कही, और पॉजिटिव नजरिया और पॉजिटिव अप्रोच से ही मुझे लगता है कि इसका जो समाधान है वो निकलेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि आंदोलन लगातार बरकरार है, लेकिन आंदोलन का समाधान क्या निकलेगा ये सवाल भी देश के सामने है। हालांकि इन सब के बीच में महापंचायतों के दौर भी चल रहे हैं, और अब देखना यह है कि इस पर आगे का जो रास्ता है वो बनता कैसे है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।